आज दिन भर दुकान पर दीप्ति का मन उचाट सा रहा। दिमाग में उथल पुथल मची रही। सुबह घर से निकलते समय ही माँ जी यानी दीप्ति की सास ने धीमे स्वर में कह दिया था कि बेटी शाम को जल्दी घर आ जाना। और उनके जल्दी घर आ जाने का अर्थ वो भली भांति समझती थी, इसलिए अनमनी सी रही वो दिन भर। बगल वाली बेला ने भी उसे 2-3 बार टोका, क्या बात है दीप्ति, आज इतनी उदास क्यों लग रही हो। दीप्ति मुस्कुरा भर दी। 5 बजे बेला और सामने वाली प्रज्ञा को दुकान का ख्याल रखने का कहकर घर चली गई। जाते ही अंकुर उसके पैरों से लिपट गया। माँ जी ने उसे चाय दी और तैयार होने को कहा। चाय पीकर दीप्ति ने हाथ मुंह धोया और कपड़े बदल कर तैयार हो गई। माँ जी ने जबरदस्ती उसके गले में चैन पहना दी और माथे पर बिंदी लगा दी। नियत समय पर विनय और उसके माता पिता दीप्ति को देखने आ गए। दीप्ति को तो वे लोग फोटो देखकर ही पसंद कर चुके थे। आज तो एक तरह से बात पक्की कर विवाह का मुहूर्त निकालने आए थे। विनय की माताजी ने शगुन देकर दीप्ति को एक तरह से अपनी बहू बना लिया। दीप्ति की आंखें भर आई। ठीक इसी तरह एक दिन माँ जी ने शगुन देकर दीपक के लिए उसे स्वीकारा था। तब मन में कितनी उमंगे थी, नए जीवन में प्रवेश की खुशी थी, नए परिवार के साथ बंधने की प्रसन्नता थी। और आज वही सब दोहराया जा रहा है, लेकिन मन में कोई उत्साह व खुशी नहीं है। उल्टे दुखी और बुझा बुझा सा है मन। रात में अंकुर ने दीप्ति के गले में बाहें डालकर बड़े लाड से पूछा, मम्मी वो अंकल और दादा दादी कौन थे। वो तुम्हारे दादाजी के दोस्त और उनका परिवार था बेटा। दीप्ति ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर कर कहा। अंकुर उससे चिपक कर जल्दी ही सो गया, पर दीप्ति को देर रात तक नींद नहीं आई। 6 साल पहले ही तो दीपक से विवाह हुआ था दीप्ति का। प्यार करने वाला पति, दिन भर स्नेह बरसाने वाले सास ससुर पाकर दीप्ति को मानो दोनों जहां की खुशियां मिल गई थी। बचपन में ही दीप्ति के माता पिता की मृत्यु हो गई थी। वो मामा मामी के यहाँ पली बढ़ी। उन्होंने उसे बहुत अच्छे से रखा। फिर भी दीप्ति का मन किसी को माँ पिताजी कहने को तरसता रहता। शादी के बाद दीपक के माता पिता ने उसे भरपूर प्यार दिया। दीपक उनका इकलौता बेटा था। दीप्ति के रूप में उन्हें बेटी भी मिल गई। साल भर के अंदर ही अंकुर का जन्म हुआ। दीप्ति और दीपक के प्यार का अंकुर। दीपक बेटी चाहता था, फिर भी वो बेटे के जन्म पर खुश हुआ। उसी ने बहुत लाड से उसका नाम अंकुर रखा। अपने नए परिवार में दीप्ति बहुत संतुष्ट और प्रसन्न थी। सबके प्यार व अंकुर के लालन पालन में वो अपने बचपन के आभावों और माता पिता की असमय हुई मृत्यु के हादसे को भूल गई थी। अब जीवन से दीप्ति को कोई शिकायत नहीं थी। हर तरह से सुख, समृद्ध और संतुष्ट थी वो। लेकिन क्रूर होनी को दीप्ति का ये सुख रास नहीं आया। मामूली से बुखार में एक दवाई के रिएक्शन से दीपक की हालत ऐसी बिगड़ी कि मात्र 3 दिनों में ही वो चल बसा। दीप्ति का मस्तिष्क शून्य हो गया। 4 दिन पहले का हंसता खिलखिलाता दीपक यूं अचानक ही चला गया कि आज दुनिया में कहीं उसका नामो निशान तक बाकी न रहा। दीप्ति की दुनिया उजड़ गई। नन्हे अंकुर का रोना भी उसको सुनाई नहीं देता था। मात्र 2.5 साल का ही तो था वो, और उसके सिर से पिता का साया उठ गया। दीपक के माता पिता ने अपने दिल पर पत्थर रखकर इस हादसे को बर्दाश्त किया और अंकुर व दीप्ति को संभालने में अपना गम भुलाने लगे। महीनों बाद दीप्ति थोड़ी संभली और अंकुर की देखभाल में अपना समय काटने लगी। उनके घर के पास ही एक छोटा बाजार था, जहां ऊपर वाली मंजिल पर महिला मार्केट था। वहां बहुत सारी गृहिणियां अपना व्यवसाय चलाती थी। कोई पार्लर बुटीक, तो कोई सिलाई पेंटिंग क्लास। घरेलू काम से निवृत्त होकर औरतें अपनी अपनी दुकानों पर आ जाती। सब सहेलियां बैठी रहती, आपस में सुख दुख भी बांट लेती और कुछ रचनात्मक काम भी हो जाता।
दीप्ति के ससुर ने उसे भी वहाँ एक दुकान दिलवा दी। दीप्ति नियम से अंकुर को स्कूल भेजकर दुकान पर आ जाती। दिन भर ग्राहकों में और आसपास की औरतों से बातें करने में बीत जाता। बेला और प्रज्ञा से तो उसकी अच्छी घनिष्ठता हो गई थी। अब वो फिर से सामान्य होने लगी थी, लेकिन माँ और पिताजी को उसके भविष्य की चिंता सताने लगी थी। वे उसके पुनर्विवाह के लिए लड़का ढूंढने लगे। उनकी चिंता भी स्वाभाविक ही थी, क्योंकि वो मात्र 26 साल की ही तो थी अभी। पहाड़ सी जिंदगी वो अकेले कैसे काटती। दीप्ति दोबारा विवाह करने के लिए बिल्कुल तैयार न थी, पर सास ससुर के तर्कों और याचना के आगे उसे झुकना पड़ा। 2-4 जगह खोज खबर के बाद उन्हें विनय और उनका परिवार बहुत अच्छा लगा। सारी बातें तय हो गई, विवाह की तिथि पक्की हो गई। तब एक दिन माँ ने बताया कि विनय अंकुर को अपनाने को तैयार नहीं है। दीप्ति पर तो मानो वज्रपात ही हो गया। उस मासूम से तो पिता का प्यार छीन ही लिया किस्मत ने, अब माँ भी छीन जाएगी। माँ, मैं ये विवाह नहीं करूँगी। मैं अंकुर से अलग नहीं रह सकती। विनय से कहिए अगर मुझसे विवाह करना है तो मेरे अंकुर को भी अपनाना पड़ेगा, वरना इस रिश्ते में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। दीप्ति ने साफ सपाट शब्दों में कह दिया। ऐसा मत बोल बेटी, हम हैं ना अंकुर के साथ। सब जगह तुम्हारे विवाह की खबर हो चुकी है और मुझे विश्वास है कि तुम अपने अच्छे व्यवहार से विनय का मन जीत लोगी, तो एक दिन वो अंकुर को अवश्य अपना लेगा। तब अंकुर को माँ पिता दोनों मिल जाएंगे। माँ ने दीप्ति को समझाया। बेबस दीप्ति माँ के तर्कों के आगे हार गई और उनके गले लगकर रो दी। अंकुर के बारे में सोचकर उसका कलेजा मुंह को आने लगा। 15 दिन बाद ही एक शादी समारोह में दीप्ति और विनय का विवाह हो गया। दीप्ति नए घर, नए परिवेश और नए रिश्ते में अपने आप को ढालने का प्रयत्न करने लगी। विनय बहुत समझदार, प्यार करने वाला और ध्यान रखने वाला जीवन साथी था। दीप्ति खुश थी, लेकिन बस यही बात रह रह कर उसे कचोटती रहती कि काश विनय उसकी ममता की तड़प को भी समझ पाता और अंकुर को भी अपना लेता। वैसे दीप्ति को इस बात की तसल्ली थी कि विनय उसी शहर में रहता था। उसके ऑफिस जाते ही घर के काम निपटाती, सास ससुर के लिए सारी व्यवस्था करके वो अपनी दुकान पर चली जाती। स्कूल से अंकुर को भी पिताजी दीप्ति के पास छोड़ जाते। दोपहर भर दीप्ति अंकुर के साथ समय बिता लेती, उसे लाड प्यार कर लेती। लेकिन शाम को जब वो वापस घर आने लगती तब अंकुर रुआंसा होकर उसका पल्लू पकड़ लेता। तब दीप्ति का कलेजा तार तार हो जाता। बड़ी मुश्किल से वो भरी आंखों से फिर मिलने का वादा करके उससे विदा लेती। रात भर अंकुर का रोता चेहरा उसके सामने घूमता रहता और वो सो नहीं पाती। कुछ महीने इसी तरह बीत गए। एक दिन दीप्ति को पता चला कि वो माँ बनने वाली है। विनय की खुशी का ठिकाना ना रहा। सास ससुर उसकी बलैया लेते नहीं थक रहे थे। दीप्ति का हर तरह से ख्याल रखा जाता। कुछ और महीने बीतने पर दीप्ति का दुकान पर जाना बंद हो गया और अंकुर से मिलने का जरिया भी। कभी कभी माँ पिताजी अंकुर को दीप्ति के घर ले आते, पर रोज रोज तो ये संभव ना था। उसका हृदय विकल रहता। नियत समय पर दीप्ति ने एक बेटी को जन्म दिया। जब परी 3 महीने की हो गई तो सब उससे तुतलाते हुए बोलते। ऐसा लगता विनय के साथ साथ वृद्ध माता पिताजी का भी बचपन लौट आया है। दीप्ति दिन भर परी के देखभाल में लगी रहती। परी की देखभाल के दौरान उसे हर पल अंकुर का लालन पालन याद आता और वो तड़प उठती। वो दोपहर में अक्सर परी को सीने से लगाकर अंकुर की याद में रोती रहती। उसके मन में अंकुर के बचपन की स्मृतियाँ सजीव हो जाती। वो उसकी मासूमियत भरी बातें सुनने को तरस जाती। जीवन साथी मिलने और दोबारा माँ बनने के बावजूद वो अधूरी थी। विनय ऑफिस से आकर घंटों परी के साथ खेलता रहता। रात में भी उठकर उसे संभालता, उसे घुमाने ले जाता। परी अब 5 महीने की हो गई।
तो उसकी किलकारियों से पूरा घर गुंजायमान रहता। माँ पिताजी उसको लिवाने आए। दीप्ति खुशी खुशी परी को लेकर माँ के घर आ गई। परी को सारा दिन माँ पिताजी संभाल लेते। दीप्ति पूरा समय अंकुर की देखभाल में बिताती। उसे नहलाना धुलाना खाना खिलाना वो सब करती। महीनों बाद अंकुर रात भर उससे लिपट कर सोया। वो उसे नई नई कहानियाँ सुनाती। दीप्ति बहुत खुश थी और उसकी ममता भी पूर्ण रूप से संतुष्ट थी। दीप्ति के जाने के बाद विनय जब शाम को घर आता तो घर उसे काटने को दौड़ने लगता। उसे दीप्ति और परी की बहुत याद आ रही थी। देर रात तक वो टीवी देखकर वह माँ बाबूजी के साथ बैठकर मन बहलाता रहता। रात में सोता तो उसे नींद में भी लगता कि जैसे परी रो रही है या वो कुनमुना रही है, और वो चौंक कर जाग जाता। उसे ना घर में ना ही ऑफिस में चैन आ रहा था। ऑफिस में उसका मन काम में नहीं लगता और घर का सूनापन उसे खल रहा था। अचानक विनय को एहसास हुआ कि वह तो बाप है, फिर भी 5 महीने के बच्चे से 5 दिन की दूरी उससे सही नहीं जा रही है। लेकिन दीप्ति तो माँ है। 5 बरस जिस बेटे को उसने सीने से लगाकर पाला पोसा, उससे इतने महीनों वो किस तरह अलग रह पाई होगी। सचमुच वो कितना निर्दयी और छोटे दिल का है जो एक मासूम को उसकी माँ से जुदा कर दिया। यदि दीप्ति परी को लेकर हमेशा के लिए चली गई तो कैसे जी पाएगा वो अपनी जान से प्यारी बेटी के बिना। तो फिर दीप्ति कैसे जी रही होगी अब तक अंकुर के बिना। कितना दर्द सहा होगा उसने। विनय की आंखें भर आई। वो दीप्ति को अपना मान सकता है तो उससे उत्पन्न अंश को अपना क्यों नहीं मान सकता। कैसे वो इतने छोटे मन का स्वार्थी हो गया। उसे पश्चाताप होने लगा। अगले ही दिन विनय दीप्ति के घर पहुंचा। परी को गोद में लिए दीप्ति अंकुर को मान मनुहार करके खाना खिला रही थी। उसके चेहरे पर ममतत्व की एक अलग ही चमक झिलमिला रही थी। विनय ने उसे इतना प्रसन्न कभी नहीं देखा था। वो मुग्ध होकर दीप्ति को देखता ही रह गया। आज तक उसने एक माँ से यह गौरवमयी आंतरिक प्रसन्नता छीन रखी थी। वो ग्लानि से भर उठा। विनय पर नजर पड़ते ही दीप्ति का चेहरा बुझ सा गया और अंकुर ने भी सहम कर उसका आंचल पकड़ लिया। विनय ने मुस्कुराकर अंकुर के सिर पर हाथ फेरा तो वो दीप्ति से सट कर खड़ा हो गया। तुम्हारे बिना घर बहुत सूना सूना लग रहा है, चलो घर चलें, विनय ने दीप्ति से कहा। आप माँ को ले जा रहे हैं? अंकुर की आंखों में आंसू भर आए। केवल माँ को ही नहीं बेटा, आपको भी घर ले जाने आया हूँ। अब से आप भी माँ के साथ ही रहेंगे, विनय ने प्यार से कहा। सच अंकल? अंकुर प्रसन्न हो गया। अंकल नहीं, पापा बोलो बेटा, मैं तुम्हारा पापा हूँ, विनय ने उसे गोद में उठाकर प्यार से कहा। दीप्ति आश्चर्य से विनय की ओर देख रही थी। मुझे माफ़ कर दो दीप्ति, मैं बहुत स्वार्थी था। आज तक मैंने माँ बच्चे को एक दूसरे से अलग रखा। मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। परी से अलग होकर मुझे अपने बच्चे से दूर रहने का दर्द का एहसास हुआ। मैं अपने दोनों बच्चों को अपने घर ले जाना चाहता हूँ। परी के बिना मैं 4 रात नहीं सो सका। तुम अंकुर के बिना साल भर तक कैसे रह पाई होगी। बस अब तुम्हें और तकलीफ नहीं दूंगा। विनय के स्वर में क्षमा याचना थी। दीप्ति इस अप्रत्याशित खुशी को पाकर रो ही पड़ी। मैंने कहा था ना बेटी, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, माँ और पिताजी कमरे में आते हुए बोले। अंकुर विनय के गले से लिपट गया। परी को सीने से लगाए दीप्ति यह दृश्य देखकर भाव विभोर हो गई। आज उसे लग रहा था उसका परिवार पूरा हो गया। अब परी और अंकुर साथ साथ पलने लगे। अंकुर के दादा दादी बीच बीच उससे मिलने आते रहते थे। दीप्ति पूरी ईमानदारी से अपने अतीत से बाहर निकल विनय व उसके माता पिता को अपनाने लगी थी। जीवन की राह सुखद हो गई थी, जिस पर वे दोनों हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ रहे थे कि अचानक रविवार की एक शाम लखन को अपनी ससुराल आया देख उसके हृदय को संदेह के बिच्छू डसने लगे।
दीप्ति के बचपन के मित्र के रूप में अपना परिचय देने के कारण लखन को घर में प्रवेश व सम्मान तुरंत ही मिल गया। सास ससुर ने उसे बड़े ही आदर से बैठक में बैठाया और दीप्ति को चाय नाश्ता लाने को कहा। दीप्ति तुरंत रसोई की ओर चल पड़ी, पर उसकी आंखों में एक अजीब सा भय तैरने लगा। यूँ तो दीप्ति और लखन की दोस्ती काफ़ी पुरानी थी, पर अब दीप्ति उससे नफरत करती थी। उसके वश में होता तो वो उसे अपने ससुराल में प्रवेश ही न करने देती, परंतु वो अपने पति व ससुराल वालों के सामने कोई तमाशा नहीं चाहती थी। इसीलिए चुपचाप चाय बनाने भीतर चली गई। चाय बनाते हुए अतीत के स्मृति चिन्ह चलचित्र की भांति मस्तिष्क में पुनः जीवित होने लगे। वर्षों पुरानी जान पहचान थी उनकी, जो ना जाने कब लखन की ओर से एक तरफा प्रेम में बदल गई। दोनों साथ पढ़ते थे, सहपाठी की तरह बातें भी होती थी और मजाक भी, पर समय के साथ दीप्ति के लिए लखन के मन में प्यार के अंकुर फूट पड़े। यूँ तो लड़कियों को लड़कों मित्रों के व्यवहार व भावनाओं में आए परिवर्तन का आभास तुरंत हो जाता है, परंतु दीप्ति कभी लखन के मन की थाह ना पा सकी, या शायद उसने कभी कोशिश ही नहीं की, क्योंकि वह तो अपने मामा मामी को अपना जीवन साथी चुनने का वचन दे चुकी थी। जब दीपक से विवाह को केवल 5 दिन बचे थे, तब भी एक शाम लखन घर आया था और उससे विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। दीप्ति व उसके मामा ने जब उसे इनकार कर स्थिति समझाने का प्रयत्न किया, तो उसका हिंसक रूप देखकर सब दंग रह गए। एक तरफा प्यार में वो सोचने समझने की शक्ति तथा आदर भाव गंवा चुका था। उसने काफ़ी हंगामा किया, पुलिस को बुलाना पड़ गया था। काफ़ी देर बाद वातावरण में बढ़ी गर्मी शांत हुई थी। विवाह संपन्न होने तक सबके मन में संदेह के नाग अनहोनी की आशंका में डसते रहे थे, परंतु सभी कार्य शांतिपूर्वक पूर्ण हो गए। बैठक से तेज आवाज़ें आने के कारण दीप्ति की अतीत यात्रा भंग हुई और वो बाहर की तरफ दौड़ी। बैठक का माहौल गर्म था। सास ससुर व विनय तीनों के चेहरों पर विस्मय व क्रोध साफ झलक रहा था। दीप्ति चुपचाप दरवाजे पर खड़ी उनकी बातें सुनने लगी। आंटी जी, मेरा यकीन कीजिए, मैंने जो भी कहा उसमें रत्ती भर भी झूठ नहीं है। लखन तेज व गंभीर आवाज में बोल रहा था। बाकी सब गुस्से से उसे सुन रहे थे। मेरे और दीप्ति के संबंध कई वर्ष पुराने हैं। एक समय था जब हमने साथ साथ जीने मरने के वादे किए थे, पर जैसे ही मुझे इसके गिरे चरित्र का ज्ञान हुआ, मैंने खुद को इससे दूर कर लिया। लखन बेखौफ दीप्ति के चरित्र पर कीचड़ फेंक रहा था। उसके शब्द दीप्ति के कानों में पिघलती शीशी उड़ेल रहे थे। उसने दीप्ति के अन्य पुरुषों से भी संबंध रखने का अपमानजनक लांछन लगाया। वो खुद को सच्चा साबित करने के लिए ना जाने उन्हें क्या क्या बता रहा था। लखन एक ज्वालामुखी की भांति झूठ का लावा उगल रहा था, जो दीप्ति के वर्तमान को क्षण भर में भस्म करने के लिए पर्याप्त था। क्योंकि हमारे समाज में स्त्री का चरित्र तो एक कोमल पुष्प के समान है, जिसे यदि कोई अकारण ही चाहे अनचाहे मसल दे, तो उसकी सुंदरता, उसकी पवित्रता जीवन भर के लिए समाप्त हो जाती है। फिर कोई भी उसे मस्तक से लगाकर केसों में सुशोभित नहीं करता। दीप्ति की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। क्रोध, भय व चिंता के मिश्रित भावों में ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे हृदय की धड़कन तेज दौड़ते दौड़ते अचानक रुक जाएगी। उफ, मैं क्या करूं? उस पल दीप्ति के क्रोध के भाव 7वें आसमान को कुछ यूं छू रहे थे कि यदि कोई उस समय उसे तलवार लाकर दे दे तो वो अवश्य ही लखन का सिर धड़ से अलग कर देती। परंतु उसकी हत्या से अब क्या होगा? वो जिस उद्देश्य से यहाँ आया था वो तो शायद पूरा हो चुका था। दीप्ति के चरित्र को लेकर संदेह के बीज तो बोए जा चुके थे। अगले ही पल दीप्ति को लगा कि काश ये धरती फट जाए और वो इसमें समा जाए। इतना बड़ा कलंक, ये अपमान वो कैसे सह पाएगी? लखन ने जो कुछ भी कहा वो कोरा झूठ था, पर वो ये सिद्ध कैसे करेगी?
विनय ने यदि उससे अग्नि परीक्षा मांगी तो कहीं इस पापी की बातों में आकर उनका विश्वास डोल गया और उन्होंने उसे अपने जीवन से बाहर कर दिया तो वो किस किस को अपनी पवित्रता की दुहाई देगी, और वो भी कैसे? अभी तो वो इस ससुराल में अपना कोई विशेष स्थान भी नहीं बना पाई थी। विश्वास की डोर इतनी मजबूत नहीं हुई थी अभी जो इस तूफान के थपेड़े सह पाती। सफ़ेद वस्त्र पर दाग लगाना आसान है, परंतु उसके निशान मिटाना कठिन। कोई स्त्री कैसे ये सिद्ध कर सकती है कि वो पवित्र है? उसके दामन में लगे दाग झूठे हैं। जब दीप्ति ने सबको अपनी ओर देखते हुए पाया तो उसकी रूह कांप उठी। उसे लगा सबकी क्रोधित आंखें अनेक प्रश्न पूछती हुई उसे जला रही हैं। अश्रुपूर्ण नयनों से उसने विनय की ओर देखा। उसका चेहरा भी क्रोध से दहक रहा था। उसे आशंका हुई कि शायद आज की शाम उसकी इस घर में आखिरी शाम होगी। अब लखन के साथ उसे भी धक्के देकर घर से बाहर कर दिया जाएगा। वो चीख चीख कर कहना चाहती थी कि यह सब झूठ है, वो पवित्र है, उसके चरित्र में कोई खोट नहीं, कि तभी उसके ससुर जी अपनी जगह से उठ खड़े हुए। स्थिति अधिक गंभीर थी, सब कुछ समझ और कल्पना से परे। वो घबरा गई कि अब क्या होगा। क्या आज एक बार फिर उसके सुखों का अंत हो जाएगा? परंतु उसके बाद जो हुआ वो तो वास्तव में ही कल्पना से परे था। दीप्ति ने ऐसा दृश्य ना कभी देखा था और ना ही सुना। उसके ससुर जी गुस्से से तिलमिलाते हुए खड़े हुए और बेकाबू हो उन्होंने लखन को कस कर गले से पकड़ लिया और बोले, खबरदार, जो तुमने मेरी बहू के चरित्र पर लांछन लगाने की कोशिश भी की तो तुम जैसे मानसिक रोगी से हमें अपनी बेटी का चरित्र प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। निकल जाओ यहाँ से। अगर दोबारा हमारे घर या मोहल्ले की तरफ मुंह भी किया तो आगे की जिंदगी हवालात में काटोगे। फिर विनय और ससुर ने लखन को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। ससुर जी ने दीप्ति के सिर पर हाथ रख कर कहा, घबराओ नहीं बेटी, तुम सुरक्षित हो, हमें तुम पर विश्वास है। अगर ये पागल आदमी तुम्हें मिलने या फ़ोन कर परेशान करने की कोशिश करे तो बिना संकोच तुरंत हमें बता देना। सासू माँ प्यार से दीप्ति को गले लगाकर चुप करवाने लगी। सब गुस्से में थे, पर किसी ने एक बार भी दीप्ति से कोई सफाई नहीं मांगी। घबराई और अचंभित दीप्ति ने विनय की ओर देखा तो उसकी आंखें जैसे कह रही थी कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मेरा विश्वास और प्रेम इतना कमज़ोर नहीं जो ऐसे किसी झटके से टूट जाए। तुम्हें केवल नाम के लिए ही अर्धांगिनी थोड़े माना है, जिसे किसी अनजान के कहने से वनवास दे दूं। तुम्हें कोई अग्नि परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और रहूँगा। औरत को अग्नि परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं। ये संबंध प्यार का है, इतिहास का नहीं। दीप्ति घंटों रोती रही और आज इन आंसुओं में अतीत की बची खुची खुरचन भी बह गई। पति सदा के लिए अपना होता है, उस पर भरोसा करा जा सकता है। उस रात दीप्ति तन से ही नहीं मन से भी विनय की बाहों में सोई। उसे लगा दीपक का प्रतिरूप मिल गया है उसे। जिस स्त्री का पति उसके साथ हो, दुनिया की कोई भी ताकत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो बस आज की कहानी में इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।